हमारे समाज में जब भी कोई इंसान गलती करता है तो उसे सजा इसलिए दिया जाता है कि आगे से भविष्य में दोबारा गलती न कर सके। पर आप ऐसा इंसान कम ही देखे होंगे जो अपनी गलतियों की सजा काटने के बाद जब जेल से बाहर आता है तो अपनी गलतियों पर पश्चाताप करने के बजाय एक ऐसा षड्यंत्र बनाता है कि कुछ ही दिनों के अंदर अच्छा खासा पैसा भी कमा लेता है। पर बदकिस्मती से एक दिन पुलिस के गिरफ्त में आ जाता है। जब पुलिस इसके कारनामे को सुनती है तो एकदम से दंग रह जाती है। दरअसल पुलिस एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश करती है जिसमें कई सारे लड़के लड़कियां काम करते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है आपको भी सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं रजनीश और आप देख रहे हैं माही न्यूज। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, यह घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक शहर पड़ता है मेरठ और इसी मेरठ का एक थाना पड़ता है प्रतापपुर। प्रतापपुर थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है काशी गांव और इसी काशी गांव का रहने वाला आदिल खान, आदिल जिसकी उम्र है लगभग 31 साल, जो अपनी खुद की एक दुकान चलाता है। दरअसल आदिल के परिवार में उसके माता पिता और पत्नी के अलावा 2 छोटे बच्चे भी हैं जिनका वह बेहतर तरीके से परवरिश भी करता है। दरअसल एक दिन आदिल जब अपनी दुकान पर जाता है और जब कस्टमर को डील कर रहा होता है तभी उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से फोन आता है। आदिल जब उस फोन को उठाता है तो मालूम चलता है कि कॉल करने वाली एक महिला है। वो महिला जब आदिल से बातचीत करती है तो आदिल उस महिला को पहचान नहीं पाता है। जब थोड़ी देर बातचीत होती है तब उस महिला को भी मालूम चलता है कि दरअसल उसने गलत नंबर पर कॉल कर दिया है। इसलिए थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वह फोन काट देती है। महिला भले ही फोन रख देती है, लेकिन आदिल जब थोड़ी देर बाद उस महिला से बातचीत करता है तो वह महिला इतने बेहतर तरीके से आदिल से बातचीत करती है कि अब उसकी बातें आदिल के दिल को भा जाती है। दरअसल आदिल जो दोबारा उस नंबर पर कॉल करना तो चाहता है, लेकिन कहीं उसे बुरा न लग जाए इसलिए वो कॉल नहीं करता है। 2 दिन का समय गुजरता है, आदिल का दिल जवाब दे देता है और आखिरकार 2 दिनों बाद आदिल उस नंबर पे कॉल कर देता है। लेकिन आदिल जब उस नंबर पर फोन करता है तो मालूम चलता है कि वह महिला भी आदिल के ही फोन का इंतजार कर रही थी। दरअसल वह महिला जब फोन उठाती है काफी हंस मुस्कुरा करके आदिल से बातचीत ही नहीं करती है, बल्कि साफ साफ आदिल से कहती है कि मुझे पूरा यकीन था कि आप मुझे दोबारा कॉल जरूर करेंगे। दोबारा आदिल और उस महिला के बीच में बातचीत का सिलसिला शुरू होता है तो आदिल सबसे पहले उस महिला के बारे में पूछताछ करता है कि आप कौन हो और कहाँ की रहने वाली हो। इस पर वह महिला अपना नाम सालू बताती है, जिसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास है, जो दिल्ली शहर के ही रहने वाली है। सालू जब अपना परिचय दे देती है उसके बाद से आदिल के बारे में भी पूछताछ करती है। आदिल भी सालू से कहता है कि मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं मेरठ शहर का ही रहने वाला हूँ और शादीशुदा भी हूँ और साथ में 2 मेरे बच्चे भी हैं। मैं एक दुकान चलाता हूँ जिससे मैं ठीक ठाक पैसा भी कमा लेता हूँ और पढ़ा लिखा भी हूँ। आदिल जब अपने बारे में बता देता है उसके बाद से सालू भी आदिल से कहती है, मैं भी ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, लेकिन मेरा पति दुबई में रह करके नौकरी करता है और 2 साल में कुछ दिन की छुट्टी लेकर मेरे पास आता है, इसलिए मैं दिल्ली शहर में ही अकेले ही रहती हूँ। सालू जब अपनी सारी बातें आदिल से बताती है तो आदिल को भी लगता है कि यह सही मौका है। दरअसल आदिल अब सालू से कहता है कि क्यों ना हम दोस्ती कर लेते हैं। आदिल जब दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो सालू भी उससे दोस्ती करने के लिए तैयार हो जाती है। दरअसल उसके बाद से सालू और आदिल के बीच में गहरी दोस्ती हो जाती है और बातचीत का सिलसिला शुरू भी हो जाता है। पर जैसे ही लगभग 10 से 15 दिन का समय गुजरता है, एक दिन आदिल सालू से कहता है कि हमें बातचीत करते हुए लगभग 2 सप्ताह गुजर गया, क्यों ना हम एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। आदिल जब अपनी दिल की बात सालू से कहता है तो सालू भी उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन सालू आदिल से कहती है कि जब हम पहली बार मुलाकात कर रहे हैं तो क्यों ना किसी बढ़िया होटल में मुलाकात करें। इस पर आदिल सालू को जवाब देते हुए कहता है कि दरअसल मेरठ शहर में कई सारे बेहतर होटल है, मैं किसी एक होटल में कमरा बुक कर लेता हूँ और फिर आपको दिन और तारीख भी मैं बता देता हूँ। सालू जब तैयार हो जाती है उसके बाद से 3 सितंबर 2024 की शाम के वक्त आदिल सालू के नंबर पर फोन करता है और कहता है कि मैंने मेरठ के एक होटल में कमरा बुक कर लिया है, कल सुबह 10 बजे
आप आ जाइए। शालू तैयार हो जाती है और अगले दिन सुबह के करीब 9 बजे के आसपास आदिल जब अपने घर से निकलता है तो अपने परिवार वालों से झूठ बोल देता है कि दरअसल मैं अपने एक दोस्त की शादी में जा रहा हूँ। वादे के मुताबिक 10 बजे के आसपास मेरठ में पहुंच जाता है और बताए हुए जगह पर शालू का इंतजार करने लगता है। जैसे ही 10 मिनट का समय गुजरता है, आखिरकार शालू भी वहां पर पहुंच जाती है। पर आदिल जब शालू को पहली बार अपनी नजरों के सामने देखता है तो उसकी खूबसूरती देखकर पहली नजर में ही उस पर फिदा हो जाता है। उसके बाद से आदिल शालू को लेकर एक होटल में जाता है और होटल के रिसेप्शन पर दोनों ही अपना अपना आधार कार्ड जमा करते हैं और फिर उन्हें होटल में कमरा मिल जाता है। कमरा में जब दोनों पहुंचते हैं तो थोड़ी देर में दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद आखिरकार वह समय भी आता है जब दोनों की हसरतें अपनी पूरी कर लेते हैं। जब लगभग 2 घंटे का समय गुजरता है, करीब 12 बजे के आसपास शालू आदिल से कहती है कि क्यों ना थोड़ी देर हम बाहर घूम करके आते हैं। तो आदिल भी तैयार हो जाता है और शालू को लेकर होटल से बाहर निकलता है। लेकिन शालू जैसे ही होटल से बाहर निकलती है, उसके मोबाइल पर एक फोन आता है और जब वह बातचीत करती है तो बातचीत करने के बाद वह एकदम से परेशान हो जाती है। दरअसल आदिल जब शालू को परेशान देखता है तो उससे पूछता है कि क्या हुआ। इस पर शालू आदिल को जवाब देते हुए कहती है कि गजब हो गया, दरअसल मेरे और तुम्हारे बारे में मेरे भैया और भाभी को मालूम चल चुका है और वे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। शालू जब अपने भैया और भाभी के बारे में बताती है तो आदिल भी शालू को समझाते हुए कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें क्या मालूम कि हम किस होटल में हैं और कहां पर हैं। आदिल और शालू दोनों एक दूसरे से अभी बातचीत कर ही रहे होते हैं, तभी उनके सामने एक सफेद कलर की कार आकर खड़ी होती है जिसमें से लगभग 4 लड़के बैठे हुए हैं और एक व्यक्ति और एक महिला बाहर निकलते हैं और आकर के आदिल का हाथ पकड़ लेती है और फिर आदिल को लेकर के गाड़ी में बैठ जाते हैं और शालू को भी बिठा लेते हैं। उसके बाद से गाड़ी वहां से दिल्ली रोड के लिए रवाना हो जाती है। आदिल को कुछ समझ में नहीं आता है, तभी एक आदमी बोलता है कि मैं शालू का भाई हूँ और यह मेरी पत्नी सिमरन है। तुमने मेरी बहन के साथ गलत किया है, इसलिए अब हम तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज कराएंगे। शालू का भाई जब आदिल से इस तरह की बातें कहता है तो उसे सुनने के बाद से आदिल का भी एकदम से होश उड़ जाता है। आदिल अपना हाथ जोड़ करके शालू के भाई से अपनी गलतियों की माफी मांगते हुए कहता है कि मैंने शालू के साथ कोई भी गलती नहीं किया है, बल्कि हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है वह सब हमारी रजामंदी से ही हुआ है। लेकिन शालू का भाई इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है और फिर गाड़ी के अंदर ही उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आदिल भी रोते हुए अब सिमरन की तरफ देखता है। लेकिन आदिल जब सिमरन की तरफ देखता है तो सिमरन के चेहरे को देख करके आदिल को लगता है कि शायद सिमरन उसकी मजबूरी को समझ ले, इसलिए आदिल अब सिमरन का पैर पकड़ लेता है और रोते हुए कहता है कि भाभी मुझे बचा लीजिए। इस पर सिमरन भी आदिल को समझाते हुए कहती है कि ठीक है, हम तुम्हें छोड़ देंगे, बदले में तुम हमें 50 लाख रुपए दे दो। सिमरन जब 50 लाख रुपए का डिमांड करती है तो इसे सुनने के बाद आदिल भी एकदम से घबरा जाता है। आदिल हाथ जोड़ करके सिमरन से कहता है कि भाभी कैसी बात कर रही हैं, अगर मैं अपनी सारी संपत्ति को भी बेच दूं फिर भी मेरे पास 50 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हो पाएगा। इस पर शालू का भाई अब आदिल से कहता है कि फिर ठीक है, तुम ही बताओ कितना पैसा दे सकते हो। इस पर आदिल जवाब देता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए दे सकता हूँ। इस पर शालू का भाई गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, कहाँ 50 लाख और कहाँ 1 लाख। ठीक है, हम तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं कराएंगे और तुम्हें छोड़ भी देंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें 10 लाख रुपए देना होगा। तुम अपने परिवार वालों से बातचीत करो और अभी के अभी 10 लाख रुपए मंगाओ। आदिल तैयार नहीं होता है। उसके बाद से गाड़ी के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए थे आदिल की पिटाई शुरू कर देते हैं। आदिल की पिटाई करते हैं और पिटाई करने के बाद से उसे धक्का दे करके गाड़ी से बाहर निकाल देते हैं और साथ ही साथ उसे धमकी देते हुए कहते हैं कि हम अभी के अभी थाने में जा रहे हैं और तुम्हारे नाम पर मुकदमा दर्ज कराएंगे। उसके बाद से शालू का भाई और उसकी भाभी शालू को लेकर इसी प्रतापपुर थाने में जाते हैं और सिमरन पुलिस वालों से कहती है, साहब
काशी गांव का रहने वाला आदिल मेरी ननद के साथ शादी का झांसा देकर गलत काम किया है, इसलिए हम मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं। सिमरन जब सारी बातें पुलिस से बताती है, उसके बाद से पुलिस भी आदिल के नाम पर मुकदमा दर्ज कर लेती है और फिर आदिल से पूछताछ करने के लिए जब उसके घर पर जाती है तो आदिल भी पुलिस को मिल जाता है। दरअसल आदिल जो उस वक्त अपने घर पर पहुंच चुका था, लेकिन पुलिस जब आदिल के घर पर जाती है तो उसके बाद से पुलिस अब आदिल को ही नहीं बल्कि आदिल के साथ साथ उसके माता पिता के अलावा उसकी पत्नी को भी साथ लेकर थाने में आ जाते हैं। थाने में आदिल का पूरा परिवार पुलिस वालों से कहता है कि आदिल बेकसूर है। उसके बाद आदिल पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मैंने सालू के साथ कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यह सब के सब मिलकर के हमें फंसा रहे हैं। आदिल जब इस तरह की बातें कहता है तो पुलिस आदिल के बातों पर यकीन नहीं करती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। और पुलिस जब सालू का मेडिकल जांच कराने के लिए जब उसे थाने में बुलाती है और जब उससे आधार कार्ड मांगती है तो आधार कार्ड चेक करने के बाद मालूम चलता है कि आधार कार्ड फर्जी है। इसलिए पुलिस अब सालू का ओरिजिनल आधार कार्ड मांगती है। हालांकि सालू पुलिस वालों को काफी समझाने की कोशिश करती है कि साहब, यह मेरा आधार कार्ड है, लेकिन पुलिस जब इस बात की पुष्टि कर लेती है कि वह आधार कार्ड फर्जी है, सालू की बात पर यकीन नहीं करती है और उसके साथ ही साथ अब सख्ती से पेश आना शुरू कर देती है कि जो तुम्हारा ओरिजिनल कार्ड है वह हमें दिखाओ। सालू को भी अब जब पूरा यकीन हो जाता है कि पुलिस अब उसकी बात नहीं मानने वाली है तो आखिरकार मजबूर होकर अपना ओरिजिनल आधार कार्ड पुलिस को दिखा देती है, जिस पर उसका असली नाम निशा खान लिखा हुआ है। दरअसल ओरिजिनल आधार कार्ड जब पुलिस को मिलता है तब जाकर के पुलिस को मालूम चलता है कि सालू हिंदू नहीं बल्कि एक मुस्लिम लड़की है, जिसकी वजह से अब पुलिस को सालू के ऊपर शक हो जाता है और आखिरकार पुलिस अब सालू से सवाल जवाब करती है कि तुम लोग काम कौन सा करते हो। इस पर सालू पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब, हम लोग एक रैकेट चलाते हैं जिसका मालिक फिरोज खान है। सालू जब फिरोज खान का नाम लेती है तो पुलिस फिर से सालू से सवाल करती है कि ये फिरोज खान कौन है। इस पर सालू पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब, थाने में जो मेरा भाई बनकर के आया था दरअसल वही फिरोज खान है, जो दिल्ली शहर के राजीव नगर का रहने वाला है। सालू जब सारी सच्चाई पुलिस वालों को बता देती है उसके बाद से पुलिस अब सालू के ही बयान पर फिरोज खान और सिमरन इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। और पुलिस जब इन दोनों को लेकर के थाने में आती है और जब फिरोज से उसके काम के बारे में पूछताछ करती है तो फिरोज भी बिना किसी शक्ति के सारी सच्चाई पुलिस वालों को बता देता है। दरअसल फिरोज जो कुछ साल पहले एक केस में पहली बार जेल में जाता है, जेल के अंदर जिस बैरक में उसे डाला जाता है उस बैरक में पहले से ही 3 कैदी मौजूद थे। उस बैरक के अंदर फिरोज जब जाता है तो उन्हें देख करके एकदम से डर जाता है। दरअसल फिरोज फिल्मों में देख रखा था कि जेल के अंदर पुराने कैदी नए कैदियों के साथ किस प्रकार से पेश आते हैं, इसलिए फिरोज जब उस बैरक के अंदर जाता है तो उनमें से किसी से बातचीत नहीं करता है। लेकिन उन कैदियों में से एक कैदी जब फिरोज को काफी गुमसुम देखता है तो उसे बड़े प्यार से अपने पास बुलाता है और फिर उससे पूछता है कि आखिरकार तुम कौन सा जुर्म में जेल में आए हो। तब जाकर के फिरोज उस व्यक्ति से कहता है कि दरअसल मेरे ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ है, मुकदमा किसी और ने नहीं बल्कि खुद मेरी ही प्रेमिका अपने घर वालों से करवाई है। फिरोज जब यह सारी बात बताता है तब जाकर वह व्यक्ति कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल मेरा नाम मुन्ना भाई है। मुझे मालूम है कि जिस लड़की से तुम प्यार करते थे उसके परिवार वालों ने लड़की के ऊपर दबाव डलवा करके तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया है, वो भी झूठा। जब इस तरह की बातें कहता है तो इसे सुन करके फिरोज भी उसे जवाब देते हुए कहता है कि भाईजान, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं भी आपसे वादा करता हूँ जिस दिन मैं जेल से बाहर जाऊंगा उसको सबक जरूर सिखाऊंगा। मुन्ना उसे समझाते हुए कहता है कि तुम बेवकूफी वाला काम बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि एक बार अगर तुमने किसी के साथ गलत कर दिया तो पूरी जिंदगी तुम्हें जेल के अंदर गुजारना होगा। बल्कि तुम कुछ ऐसा सोच करके जेल से बाहर जाओ कि जब तुम बाहर जाओ तो अच्छा खासा पैसा भी कमाओ, क्योंकि अगर तुम्हारे पास पैसा है तो सब कुछ है। आज के समय में पैसा ही पावर है। इस पर फिरोज उसे जवाब देते हुए कहता है, मैं बाहर कैसे जाऊंगा क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है।
तब जाकर के मुन्ना उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि तुम टेंशन न लो, तुम्हारा बेल मैं करवाऊंगा। उसके बाद से कुछ महीनों तक फिर वो जेल के अंदर रहता है और जेल के अंदर ही रहकर एक प्लान बनाता है। और जब वह बेल पर छूट के बाहर आता है तो आने के बाद से एक टीम तैयार करता है और सबसे पहले इस टीम में 4 लोगों को वह शामिल करता है। दरअसल फिरोज इस टीम में 4 लड़कों के साथ साथ 2 लड़कियों को भी शामिल करता है, जिसमें से एक का नाम है निशा खान और दूसरे का नाम है रेशमा खान। दरअसल यह दोनों ही दिल्ली शहर की रहने वाली है। जब अपना पूरा टीम तैयार कर लेता है उसके बाद से अपने पूरे प्लान के बारे में बताता है। दरअसल फिरोज सबसे पहले इन दोनों लड़कियों का फर्जी आईडी बनवाता है, जिस पर रेशमा का नाम सिमरन होता है और निशा का नाम शालू शर्मा होता है। फिर दोनों के नाम से कई सारे सोशल मीडिया के फर्जी अकाउंट्स बना देता है। उसके बाद से शालू और सिमरन मिलकर के इसी तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से कई सारे लोगों से संपर्क करती है और जब लोग इसके संपर्क में आ जाते हैं तो मिलने के लिए होटल में बुलाती है। मुलाकात करने के बाद उसी वक्त ही अपने साथियों को भी वह इन्फॉर्म कर देती थी और वहीं पर फिरोज अपने पूरे साथियों के साथ पहुंच जाता है और पकड़ने के बाद उनके साथ झूठा मुकदमा दर्ज करने की धमकी देने लगता है, जिसकी वजह से वे लोग भी डर जाते हैं। जब वे डर जाते हैं तो डरा धमका करके उनसे पैसे ऐंठने लगता है। दरअसल इस तरह का टीम जब वह शुरुआत करता है तो इसमें वह अच्छा खासा पैसा भी कमा लेता है। लेकिन ऐसे ही एक दिन सालू आदिल को भी वो फांस लेती है और जब आदिल से पैसे की डिमांड करते हैं तो आदिल जब पैसे देने के लिए तैयार नहीं होता है, फिरोज आदिल को डराने धमकाने के लिए प्रतापपुर थाने में चला जाता है और जाकर के झूठा मुकदमा दर्ज करा देता है। और जब पुलिस इस केस की जांच पड़ताल करती है, आखिरकार पुलिस इस सच्चाई का पता लगा लेती है। वाकई में फिरोज जब यह पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, उसके बाद से पुलिस फिरोज के ही बयान पर उसके बाकी साथियों को भी गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब इन सब गिरफ्तार कर लेती है उसके बाद से उन्हें जेल भेज देती है। पुलिस की सक्रियता के कारण एक हाई प्रोफाइल टीम का पर्दाफाश हो जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।